नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा यह जीएस का तीसरा यह प्रैक्टिस सेट का लेक्चर है। तो चलिए देख लेते हैं आज भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आने वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि अलबर्नी साथ आया, किसके साथ आया अल-बर्नी। कहाँ साथ आया? भारत में। कहाँ आया दोस्त? भारत में। किसके साथ आया अल-बर्नी? कह रहा गजनी के महमूद के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ, बाबर के साथ, उपरोक्त में से किसी के साथ नहीं। तो इसका राइट आंसर है गजनी के महमूद के साथ वह भारत आया था। यह एक फारसी लेखक, विद्वान और धर्मज्ञ भी था। गजनी के महमूद द्वारा किए गए कई भारतीय आक्रमणों में वह सुल्तान के साथ था। और अल-बर्नी ने तहकीके हिंद की रचना की। किसकी? तहकीके हिंद की रचना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाहियान भारत में आया। फाहियान कब आया भारत में? कह रहा है 349 एडी में, 374 एडी में, 384 एडी में, 399 एडी में। तो कब आया फाहियान भारत में? दोस्तों, ये जो फाहियान है चीनी यात्री है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत में आया था। और कब आया था? 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न राज्यों का भ्रमण किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा 399 एडी में आया था। डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर बढ़े तो कह रहा कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? कह रहा चंपारण है कि मुर्शिदाबाद है कि अलीपुर है कि रांची है? इसका सही उत्तर तो रांची है दोस्त। क्या है? रांची इसका सही उत्तर है। अब बिरसा मुंडा के बारे में बात करते हैं। तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र है रांची से लेकर भागलपुर तक था। कहाँ से? रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जनजातियों में समाज सुधार करना और इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये क्या करता था कि बिरसा जो है अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों को एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया करता था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है? कह रहा कोटला है, बदरपुर है कि भद्रा है, कुडनकुलम है? इसका राइट आंसर है कुडनकुलम। डी इसका सही उत्तर है कुडनकुलम। और यह भारत के कहाँ है? तमिलनाडु प्रदेश का जो कुडनकुलम स्थान है यह परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए ही प्रसिद्ध है। यह भारत के परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा विकसित किया गया है। कौन? कुडनकुलम, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्त? यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48। जी बिल्कुल सही है। कह रहा है कर्नाटक द्वितीय युद्ध 1750 से 52। नहीं, यहाँ 50 नहीं, यहाँ 49 से 52 होना चाहिए। कहाँ से? 49 से 52 होना चाहिए था। और ये कह रहा कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है, ठीक है, 1758-63, ये भी सही है। और ये 1761, ये भी सही है, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, बी नंबर। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही सुमेलित नहीं है दोस्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा लीलावती के लेखक थे। लीलावती के लेखक कौन थे दोस्त? तो लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य थे। कौन थे? भास्कराचार्य थे लीलावती के लेखक। ठीक है, अब देखिए हम आपको बता दें कि जो भास्कराचार्य हैं ये क्या है, इन्होंने लीलावती की रचना की थी। और ये एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, ये इनका चूंकि यह गणित विषय का एक जो है, जो लीलावती है गणित विषय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। कहाँ से ली गई है मौलिक अधिकारों की अवधारणा? कहाँ से ली गई है? कह रहा है यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, रूस के संविधान से। तो कहाँ से ली गई दोस्त? इसका सही उत्तर है यूएसए के संविधान से ली गई है मौलिक अधिकारों की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है भारत का राष्ट्रपति? कह रहा है कि लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। डी इसका राइट आंसर है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? कह रहा है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो इसका सही उत्तर है दोस्त अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर है, अर्थात इसका बी सही उत्तर है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ठीक है, जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों से अध्ययन से संबंधित कौन? कह रहा पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है। कह रहा आनुवंशिकी जेनेटिक्स, नहीं। कह रहा जनांकिकी,
वायरस विज्ञान नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? सी नंबर इसका राइट आंसर है। इसको कहते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं दोस्त? इस जननांकी को कहते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके अंतर्गत जनसंख्या और मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तत्वों और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? कौन सी फसल की बात कर रहा है? उद्दीपक फसल की बात कर रहा है। कह रहा गेहूं, मक्का, चाय, अरहर, ठीक है। कौन उद्दीपक फसल है दोस्त? यहां पर इसका सही उत्तर है डी नंबर चाय। क्या है? डी नंबर इसका सही उत्तर है चाय। एक कैसी फसल है? उद्दीपक फसल है। देखिए उद्दीपक फसल के अंतर्गत चाय भी आता है, काफी भी होता है, तंबाकू और अफीम, पोस्ता, धतूरा, भांग, सुपारी, ये सभी होते हैं, समझ रहे हैं। जबकि जो गेहूं है वो रबी की फसल है। किसकी है? ये जो है रबी की फसल है। और जो मक्का और अरहर है ये है खरीफ की फसल। किसकी दोस्त? ये है खरीफ की फसल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? कह रहा 23 अक्टूबर को, कि 23 नवंबर को, 23 दिसंबर को, 23 सितंबर को। तो किसान दिवस मनाया जाता है कब दोस्त? ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। सी इसका राइट आंसर है। देखिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों की मसीहा, पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है, वे हैं चौधरी चरण सिंह। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चौधरी चरण सिंह मान के चलिए किसानों के हित में बहुत ही कार्य करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 13 की। कह रहा है समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक, यानी समान फोकस दूरी वाले हैं कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल है। एक उत्तल है दोस्त और दूसरा क्या है? दूसरा है अवतल, ठीक है। एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं। इस युग्म का व्यवहार होगा, इनको सटा करके रख देते हैं तो इन युग्म का, इन दोनों जोड़ों का व्यवहार कैसा होगा? कह रहा अभिसारी लेंस की भांति, अपसारी लेंस की भांति, कांच की समतल चादर की भांति और दर्पण की भांति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा कांच की समतल चादर की भांति। इसका सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। अब क्यों सही उत्तर है? देखिए समान फोकस दूरी के अभिसारी एवं अपसारी लेंस को जब एक साथ सटा कर रखते हैं तो वे कांच की समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेंगे। क्यों? क्योंकि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अपसारी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और इससे दोनों लेंसों के युग्म जो प्रतिफल होता है वह शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और यही कारण है कि एक संयुग्मन समतल प्लेट की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित कौन नहीं है? कह रहा सैक्रिन, कार्बोहाइड्रेट, एड्रेनालिन हार्मोन, जी बिल्कुल सही है। कह रहा कि थायमिन, विटामिन, जी बिल्कुल विटामिन से संबंधित। केराटिन प्रोटीन, तो ये भी केराटिन प्रोटीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर सैक्रिन। क्योंकि जो सैक्रिन है हम आपको बता दें ये कृत्रिम मधुरक है। क्या है? कृत्रिम मधुरक अर्थात कृत्रिम मिठास के लिए ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 51 है। 13 क्रमागत विषम संख्या, क्रम से जो आती हैं विषमगत संख्याओं का औसत 51 है। इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या कौन है? सबसे बड़ी विषम संख्या कौन है ऐसा कह रहा है। देखिए अगर 13 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो होता है तो कह रहा है कि 51 है। तो अर्थात 13 क्रमागत विषम संख्याओं में मध्य की जो संख्या अर्थात 7वीं जो क्रमागत विषम संख्या होती है वो 51 होती है। कितनी होगी? 51 होगी। और इस कारण से सबसे बड़ी क्रमागत विषम संख्या हो जाएगी 63। इसका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी ऐसा कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कह रहा है विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और सुचिता कृपलानी। देखिए इसका सही उत्तर क्या है? इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट, सी इसका सही उत्तर है। क्योंकि कांग्रेस के 32वें अधिवेशन, कौन सा 32वें अधिवेशन का आयोजन दिसंबर 1917, कब? दिसंबर 1917 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। जबकि 1925 में, जब 1925 में हुआ था मेरे दोस्त, तो 1925 में कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। कहां पर? कानपुर में थी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए कह रहा है भारतीय स्वाधीनता विधेयक को, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कब राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी ऐसा इस प्रश्न में कह रहा है दोस्त। कह रहा 18 जुलाई 1947 को, 17 जुलाई 1947, 20 जुलाई, 21 जुलाई। तो ये हुआ था 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? देखिए अगर हम 18 की बात करें दोस्त, कह रहा है इनमें कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इनमें कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कह रहा शोषण के विरुद्ध अधिकार,
ठीक है। कह रहा समान कार्य के लिए समान वेतन, कह रहा कानून के समक्ष समानता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और यहाँ कह रहा कौन सा मूल अधिकार नहीं है दोस्त, कह रहा मूल अधिकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, समान कार्य के लिए समान वेतन, यही मूल अधिकार नहीं है। नहीं तो ग्रुप डीए वाला प्रोफेसर बराबर भी वेतन उठाने लगे, समझ रहे हैं, डीएम एसडीएम बराबर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 19 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है। ग्राम पंचायतों की आय का साधन कौन नहीं है, कर राज्य सरकार द्वारा अनुदान की कृषि आय पर कर, ऐच्छिक दान या उपहार, संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका जो राइट आंसर है वह है कृषि आय पर कर, अर्थात बी नंबर इसका सही उत्तर है, बी नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कह रहा विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस और विश्व हरित दिवस, ठीक है। तो क्या होता है भाई, देखिए हम आपको अगर बता दें तो इसका सही उत्तर क्या है, 22 अप्रैल को होता है विश्व पृथ्वी दिवस। क्या होता है, विश्व पृथ्वी दिवस होता है, अर्थात इसका ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये कब होता है, ये होता है 7 अप्रैल को। कब होता है, 7 अप्रैल को होता है विश्व स्वास्थ्य। ओजोन परत कब होता है, 16 सितंबर को होता है। कब होता है, 16 सितंबर को होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित विटामिनों में कौन एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया, मतलब ये जो विटामिन दी गई हैं 4 बी डी ई के, कह रहा अच्छे आहार द्वारा कौन इसमें से नहीं लिया जा सकता है। विटामिन बी आहार द्वारा लिया जा सकता है, ई भी लिया जा सकता है और के भी लिया जा सकता है, लेकिन डी जो है सूर्य के प्रकाश द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। कौन, डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर बिल्कुल यही सी नंबर ही हो जाएगा, डी, क्योंकि विटामिन डी आप हमने बताया कि जिसका मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य की किरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। कह रहा 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो बॉयल हो जाएगा, एकदम में चला जाएगा। कह रहा 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर देखिए अब आ रहा है, जो आ रहा है 3.98 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसके समथिंग कौन है, बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ अगर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। कौन विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ऐसा इस प्रश्न में कह रहा है। कह रहा राकी पर्वत है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, एडीज है कि हिमालयाज है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है सी नंबर, एंडीज, ठीक है। कौन है, एंडीज, क्योंकि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो होती है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और ये लगभग 7200 किलोमीटर लंबाई में दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के सहारे 7 देशों में फैली है। कितने देशों में दोस्त, ये है 7 देशों में फैली है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें, कह रहा किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध क्या होगा। किसी अर्धचालक को, किसको गर्म करेंगे, अर्धचालक को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध कह रहा घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो उस पर क्या होगा, उसका प्रतिरोध जो होता है वो घटता है। क्या होता है मेरे दोस्त, उसका प्रतिरोध घटता है, ठीक है, गर्म करने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है किस फसल में नील हरित शैवालों का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभप्रद होगा, ठीक है। किसका है, ब्लू ग्रीन एल्गी का। कह रहा है कि नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग जैविक उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में सबसे लाभप्रद किस में होगा। कह रहा धान में होगा कि गेहूं में कि मूंग में कि सोयाबीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान में। कहाँ होता है मेरे दोस्त, ये होता है धान में, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर का। कह रहा है 26 नंबर में धान में सफ़ेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है। धान में सफ़ेदा रोग जो होता है इसकी रोकथाम के लिए छिड़काव किसका किया जाता है। कह रहा जिंक सल्फेट, बोरेक्स, कैल्शियम सल्फेट, फेरस सल्फेट। तो ये किया जाता है फेरस सल्फेट का छिड़काव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। किसका ये मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील। कह रहा आयरन, क्रोमियम और निकिल, ठीक है। आयरन या फिर क्रोमियम और निकिल, ऐसा कह रहा है। कह रहा आयरन, एल्यूमिनियम, निकिल, कापर, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक और निकिल। तो ये किसका है भाई, ये आयरन, क्रोमियम और निकिल का ही है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल ए नंबर ही है इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। प्रकाश को सूर्य से कहाँ, पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है, पृथ्वी तक, ठीक है। कितना समय लगता है। कह रहा 8 सेकेंड, 1 मिनट, 8 मिनट और 15 मिनट।
कितना समय लगता है दोस्त? इसका सही उत्तर है 8 मिनट। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर है 8 मिनट, क्योंकि देखिए पहुंचने में समय जो लगता है 8.20 होता है। कितना होता है? 8.20 मिनट। तो इसी में यहाँ पर जो इसके अनुसार अकॉर्डिंग है वो सी ही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ अगर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? कह रहा है कठोपनिषद, केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है कठोपनिषद। ठीक है, ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर हम 30 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? कह रहा भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। कह रहा दिल्ली में कि लंदन में कि बॉम्बे में कि कलकत्ता में, ये कहाँ आयोजित हुए थे दोस्त? तो ये आयोजित हुए थे लंदन में। कहाँ? लंदन में। बी इसका सही उत्तर है। अगर हम इसकी बात करें, अगर प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो हुआ था 12 नवंबर 1930 को। ठीक है, कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। ठीक है, 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक चला था। ठीक है, 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक आयोजित किया था। ठीक है, और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है ये 7 सितंबर, कब? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ठीक है, और इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में केवल गांधी जी ने हिस्सा लिया था। और जबकि जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो चला था कहां? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का तो बहिष्कार ही कर दिया था। ठीक है, चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक रखते हैं। लेकिन इस टाइप का हमारा जो लेक्चर है आपको कैसा लगता है दोस्त? एक बार जोरदार कमेंट करके आप लोग जरूर आप रिस्पॉन्स दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।